तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट 12th क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है। सॉलिड स्टेट में आप केमिस्ट्री कम ज्योमेट्री ज़्यादा देखेंगे। 3D में विजुलाइज करना होता है इस चैप्टर को, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। IIT में हर साल सॉलिड स्टेट से एक क्वेश्चन जरूर आता है, डेफिनेट आता है, और उस क्वेश्चन को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि सॉलिड स्टेट में बड़ा वेल डिफाइंड सिलेबस है IIT JEE में, और उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स फिक्स है, इसलिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी बड़े फिक्स और लिमिटेड टाइप के आ सकते हैं। इसलिए अगर इसको ठीक से हम समझ लें तो इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आंसर हो जाएगा IIT में। तो स्टार्ट करें सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में सबसे पहले आज हम जानेंगे कि सॉलिड क्या होता है। बिल्कुल एलिमेंट्री स्टेज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस सॉलिड को हम डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म सॉलिड। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट इज वन ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर। हम सब जानते हैं कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस। सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर which has fixed volume and shape. That means solid का वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स्ड होता है। Other states of matter we all know, liquid state has fixed volume but not fixed shape. लिक्विड को जिस कंटेनर में रखेंगे उसी का शेप ले लेगा। गैस स्टेट करना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और न ही शेप फिक्स होता है। गैस को जिस कंटेनर में रखेंगे उसी का वॉल्यूम एक्वायर कर लेगा और उसी का शेप भी एक्वायर कर लेगा। तो सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर विच हैज फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। सबसे पहले हम सॉलिड को क्लासिफाई करते हैं। सॉलिड का क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। मैटर किस चीज से बना होगा? एटम से, मॉलिक्यूल से, आयन से। तो सॉलिड भी उसी तरह से एटम से, मॉलिक्यूल से और आयन से बना होगा। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स किस तरह से अरेंज्ड है सॉलिड स्टेट में, उसके बेसिस पे हम सॉलिड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, which can all collectively be called particles. A solids can be classified into 2 categories. Crystalline and amorphous solid. तो ये क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है कि पार्टिकल का अरेंजमेंट किस तरह से है सॉलिड में, कैसे पार्टिकल रखा हुआ है सॉलिड में, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस किस तरह से रखा हुआ है, उसके बेसिस पे सॉलिड्स को हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। Crystalline solids have a particular and regular arrangement of atoms, molecules and ions. Particular arrangement and
रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस को अगर 3D में इमेजिन करें तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस 3D में एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल वे में अरेंज होता है, और वो ज्योमेट्रिकल शेप अगर एक जैसा पूरे सॉलिड में रिपीट हो रहा हो तब हम कहते हैं उसे कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम डे टू डे लाइफ से उठा सकते हैं। ब्रिक्स एंड वॉल का अरेंजमेंट लो, ईंट और दीवार का अरेंजमेंट लो। ईंट एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप का होता है, और ईंट से दीवार जब हम बनाते हैं तो दीवार में ईंट का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो हम कहते हैं कि ये दीवार जो है वो एक क्रिस्टलाइन शेप का है, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है दीवार का, जिसमें ईंट का एक रेगुलर अरेंजमेंट है। इसको एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस के टर्म में देखो कि अगर एटम्स को एक पर्टिकुलर वे में हम अरेंज कर दें 3D में, ये देखो हमने एक क्यूब बनाया और उस क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे 8 स्फीयर को रखा है, स्फीयर को एटम मान लो, तो एक क्यूबिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो गया। ये एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल हो गया। और अगर इस स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट का रिपीटिशन हो एक रेगुलर मैनर में, यानी कि इसके बगल में ऐसा ही एक और क्यूब रख दिया और रख दिया और रख दिया, ऊपर रख दिया, नीचे रख दिया, तो हम कहेंगे इट हैज ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक ज्योमेट्री ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। और ऐसे सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। एमॉर्फस सॉलिड सॉलिड्स क्या होता है? एमॉर्फस सॉलिड्स have no regular and a particular arrangement of atoms, molecules and ions. Amorphous solid में atoms, molecule, ions का कोई एक definite particular arrangement नहीं होता, randomly arranged होता। यानी कि अगर 3D में atoms जैसे तैसे अरेंज्ड हो, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा हो, तो हम कहेंगे कि ये एमॉर्फस अरेंजमेंट है। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में बेसिक डिफरेंस क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ पर्टिकुलर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ a specific geometrical shape of a specific geometrical arrangement of atoms, molecules and ions. In amorphous solid, atom, molecules, ions are not stacked, not arranged in a particular geometry. कुछ एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का बेस्ट एग्जाम्पल होता है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड एंड जितने भी इस तरह के सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स आर ऑल क्रिस्टलाइन। डायमंड भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इन सब में एक खास तरह के ज्योमेट्री में एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस अरेंज होते हैं और वही ज्योमेट्री रिपीट हो रहा होता है पूरे सॉलिड में। अमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम?
एमॉर्फस सॉलिड्स का एग्जांपल ले सकते हैं रबर, प्लास्टिक्स, ग्लास एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है एमॉर्फस सॉलिड का, ग्लास, कांच, शीशा। तो सॉलिड को ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3D हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। अब जरा इन दोनों सॉलिड के प्रॉपर्टीज का हम कुछ कंपैरिजन करते हैं कि इन दोनों के प्रॉपर्टी में क्या रिलेशन, क्या डिफरेंस होता है। सो लेट अस सी द कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। Comparison of properties of crystalline and amorphous solids. इसको हम वर्टिकल कंपैरिजन में देखेंगे। इधर हम क्रिस्टलाइन लिख लें और इधर एमॉर्फस लिख लें। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में जो फर्स्ट डिफरेंस था वो इसके डेफिनेशन में ही आ गया था। इसके डेफिनेशन में ही फर्स्ट डिफरेंस दिखा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3D। नो a specific arrangement of particles are present, that is particles are randomly arranged दूसरा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इट हैज ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अगर एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम कंसीडर करें तो 2D में हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। यानी कि काफी दूर तक एक ही जैसा पैटर्न दिखेगा और इसे हम कहते हैं इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। एमॉर्फस सॉलिड में या तो कोई ऑर्डर ही नहीं होता या अगर होता भी तो काफी शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। इट हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी एमॉर्फस सॉलिड को 2D में विजुलाइज करें तो हो सकता है इसके किसी पर्टिकुलर पोर्शन में कोई एक ऑर्डर फॉलो हो रहा हो, लेकिन दूसरे पोर्शन में एक डिफरेंट ऑर्डर होगा, किसी और पोर्शन में एक डिफरेंट ऑर्डर फॉलो हो रहा है, किसी और पोर्शन में
एक डिफरेंट ऑर्डर फॉलो हो रहा होगा और इसे हम कहते हैं कि इट हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो अमॉर्फस सॉलिड में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। तीसरा डिफरेंस क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड में होता थर्ड डिफरेंस, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जितने भी बॉन्ड्स होते हैं उन सब का एनर्जी इक्वल होता है, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी है, एक रेगुलर पैटर्न है, सभी तरफ एक जैसा दिख रहा है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस इन 3D इक्वल फोर्स से attracted होगा by other atoms and molecules. So it has equal bond strength in all directions in 3D. अमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंट सिचुएशन है। अमॉर्फस सॉलिड्स में एक पर्टिकुलर एटम एक पर्टिकुलर साइड में एक टाइप का बॉन्ड बना रहा होगा, दूसरे साइड में डिफरेंट टाइप का बॉन्ड बना रहा होगा। यानी कि एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस हैव डिफरेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ in 3 dimensions, have different bond strength in all directions in 3D. फोर्थ, एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज a sharp melting point. क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता, जबकि अमॉर्फस सॉलिड हैज ए रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स। जरा इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आप हीट करेंगे तो मेल्टिंग क्या है? मेल्टिंग इज अ फिनोमेना इन विच solid becomes fluid, liquid, and melting temperature is the temperature at which this transition from solid to liquid takes place. तो अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम हीट करेंगे, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके, एक खास टेम्परेचर पे वो पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड लिक्विड हो जाएगा। दैट इज crystalline solid will have a sharp melting point, a fixed melting point, a specific melting point. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि crystalline solid में atom, molecules, ions in all directions in 3D have equal bond energy. सभी bonds equal energy के, equal strength के हैं। तो एक ही टेम्परेचर पे वो सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और सॉलिड्स लिक्विड स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यानी कि सभी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो सॉलिड को सॉलिड स्टेट में होल्ड कर रखा है, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा और वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रीच होते ही सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और सॉलिड मेल्ट कर जाएगा, लिक्विड हो जाएगा।
जबकि एमॉर्फस सॉलिड में क्या है, एमॉर्फस सॉलिड में हमने देखा था कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बॉन्ड स्ट्रांग होगा, किसी दूसरे ऑर्डर में बॉन्ड वीक होगा। तो जब आप हीट करोगे एमॉर्फस सॉलिड को तो क्या होगा, वो ऑर्डर जहां पे वीक बॉन्ड होगा वहां पे बॉन्ड पहले ब्रेक होगा और वो पोर्शन फ्लूइड हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। जबकि वो ऑर्डर जहां पे बॉन्ड स्ट्रांग है उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, वो स्टिल सॉलिड स्टेट में है। तो सॉलिड का एक पार्ट मेल्ट कर गया और दूसरा पार्ट अभी मेल्ट नहीं किया, आप और हीट करोगे किसी टेम्परेचर पे जाके वो जो स्ट्रांग बॉन्ड वाला पोर्शन था वो भी मेल्ट कर जाएगा। यानी एक टेम्परेचर पे मेल्ट करना शुरू हुआ लेकिन कंप्लीटली फ्लूइड वो किसी दूसरे टेम्परेचर पे जाकर होगा, क्योंकि डिफरेंट पोर्शंस को मेल्ट करने के लिए डिफरेंट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा और वो डिफरेंट टेम्परेचर पे आएगा। तो हम कहते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड हैज ए रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ये टेम्परेचर T1 पे मेल्ट करना स्टार्ट होगा और किसी दूसरे टेम्परेचर T2 पे कंप्लीटली मेल्ट कर जाएगा। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा, एमॉर्फस सॉलिड एक टेम्परेचर रेंज में मेल्ट करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ गया। अब एक लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक होता है। एनाइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 3D में डिफरेंट डायरेक्शन से अगर हम व्यू करेंगे तो हमें डिफरेंटली दिखेगा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं पेंसिल बॉक्स का। हम जानते हैं कि पेंसिल बॉक्स में पेंसिल इस तरह से स्टैक्ड होता है, इस तरह से रखा होता है। अगर आप इस पेंसिल बॉक्स को इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से देखेंगे तो ये डिफरेंट व्यू देगा और अगर इसे आप इधर से देखेंगे तो डिफरेंट व्यू देगा। केवल व्यू में ही नहीं, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करेंगे तो वो डिफरेंट आएगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसका अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टी देखोगे तो वो भी डिफरेंट होगा। इसे अगर आप इस तरह से ब्रेक करोगे हॉरिजॉन्टली तो कम एनर्जी लगेगा, अगर आप ऐसे ब्रेक करोगे तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड। तो एनाइसोट्रोपी is a property of crystalline solid. And what is anisotropy? Anisotropy is different physical properties, different physical properties in different डायरेक्शन। और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास ये प्रॉपर्टी है, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करेंगे, अगर इसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करेंगे तो डिफरेंट एंगल से मेजरमेंट में डिफरेंट वैल्यू आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का।
अगर आप इसका कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस मेजर करेंगे तो डिफरेंट एंगल से उसका डिफरेंट वैल्यू आएगा। On the other hand, amorphous solid is isotropic. आइसोट्रोपिक क्या होता है? आइसोट्रोपिक उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसका वैल्यू सेम आता है फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। अब वाटर का एग्जांपल लो। वाटर को आप किसी भी एंगल से देखोगे तो वो एक जैसा दिखेगा। वाटर का किसी भी एंगल से अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करोगे तो सेम वैल्यू आएगा। इसका मतलब हुआ कि वाटर हैज आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, होमोजीनियस प्रॉपर्टी आपको मिलेगा फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इन 3D, एंड दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ amorphous solid. That is, amorphous solid has same values of physical property properties in all directions. ये कुछ बेसिक डिफरेंस हैं क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स के बीच में। कभी कभार इस कंपैरिजन पे बेस्ड कोई एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है आईटी में, और आपके 12th बोर्ड में भी पूछा जा सकता है कि इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स बताओ। तो समझ गए कि क्या डिफरेंस होता है क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड में। अब हम फोकस्ड रहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड पे। हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज को पढ़ना है डिटेल में, क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्क्राइब करना है सीबीएसई 12th बोर्ड के लिए भी और आईआईटी के लिए भी। सो नाउ लेट अस मूव टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। लेकिन उसके पहले हम एक और क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। सॉलिड्स किस चीज से बना है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस से। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस के बीच में किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड में? एटम एटम के बीच में, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, आयंस आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? उसके बेसिस पे भी सॉलिड्स को हम क्लासिफाई करते हैं और उसके बेसिस पे सॉलिड के 4 क्लास होते हैं। सो लेट अस classify the solid on the basis of intermolecular force of attraction. On the basis of intermolecular force of attraction, solids are classified into 4 categories. They are ionic solids, covalent solid, molecular solids, and metallic solids. किस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के बेसिस पे। ये सॉलिड में एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, आयंस के बीच में किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑन दैट बेसिस solids
are classified into 4 category. पहले वाला जो classification था that was on the basis of arrangement, और ये है on the basis of intermolecular force of attraction. सबसे पहले हम ionic solids को देखें. नाम से ही क्लियर है आयनिक सॉलिड्स किससे बना होगा, आयंस से. तो आयनिक सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ आयंस. एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा. यानी कि इसमें पार्टिकल्स जो है वो आयंस हैं. सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लो, और यहां पे आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि फुल्ली डेवलप्ड चार्ज है ना, +1 -1. So ionic solids are made up of ions, and there is a very strong electrostatic attractions between the ions in the ionic solid, due to which ionic solids are very hard and have very high melting point. Has very high melting point. तो जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है. और प्राइम रीजन क्या है हाई मेल्टिंग पॉइंट होने का, कि मेल्टिंग में हमें क्या करना होगा, विल हैव टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. आयंस को फ्री करना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को ओवरकम करना होगा, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए काफी लार्ज अमाउंट में एनर्जी देना पड़ेगा, और इसलिए आयनिक सॉलिड्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. दूसरा है कोवेलेंट सॉलिड. ये बड़ा यूनिक टाइप का सॉलिड है. कोवेलेंट सॉलिड्स में एटम्स या मॉलिक्यूल्स 3D में एक्सटेंसिवली बॉन्डेड होगा एक दूसरे से थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स. यानी कि एटम्स मॉलिक्यूल्स सभी एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्टेड होगा, और वो 3D में एक्सटेंड हो रहा होगा. यानी कि एक्स डायरेक्शन में भी वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होगा एटम के साथ, वाई डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में भी. इसलिए हम कोवेलेंट सॉलिड को समटाइम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सॉलिड बन जाता है. 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो जाता है. 3D में एटम्स चारों तरफ एक्सटेंड हो रहा होगा, और एटम्स के बीच में प्योर कोवेलेंट बॉन्ड. एग्जाम्पल्स इसका क्या हो सकता है, हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डायमंड के बारे में, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डायमंड. हम सब जानते हैं कि डायमंड में क्या है, कार्बन बॉन्डेड टू 4 कार्बन tetrahedrally, and each carbon is further bonded to 4 कार्बन tetrahedrally. हर कार्बन फिर 4 कार्बन से बॉन्डेड होगा. ये देखो 1 2 इधर भी गया, इधर भी गया, और ये हर तरफ एक्सटेंड होगा, इधर भी होगा. So we say that in diamond carbon has
थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर, ये 3D में x डायरेक्शन में भी, y डायरेक्शन में भी, z डायरेक्शन में भी एक्सटेंड हो रहा होगा और हर तरफ ये कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होगा. ग्रेफाइट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड. सिलिका एक और इसका एग्जाम्पल है. एल्युमिनियम नाइट्राइड, ये सब कोवेलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स के कैटेगरी में आता है. डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिका हो गया, एल्युमिनियम नाइट्राइड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड ले सकते हैं. दे आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स. तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ कि पार्टिकल्स के बीच में, एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, जबकि आयनिक सॉलिड में एटम्स के बीच, आयंस के बीच में आयनिक बॉन्ड था, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन था. अब इसके बाद हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स are made up of molecules. नाम ही है मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो मॉलिक्यूल से ही बनेगा. एग्जाम्पल आप ले सकते हैं आइस का, जो वाटर मॉलिक्यूल से बना है, ग्लूकोज का जो कि C6H12O6 के मॉलिक्यूल से बना है, और इस तरह से और भी एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं. तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इट इज मेड अप ऑफ molecules in which atoms are covalently bonded. मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड है. कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, एडजेसेंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं. दे आर हाइड्रोजन बॉन्ड, dipole-dipole attractions and van der Waals force of attractions. तो molecular solids में molecules are held together by weak intermolecular force, like hydrogen bonds, dipole-dipole attractions, or van der Waals. Since all these are weak intermolecular force, ये सभी weak intermolecular force है, तो molecules के बीच में weak cohesion होता है, weak bond होता है, उसको आसानी से ओवरकम किया जा सकता है. यानी कि molecules को बड़े easily हम सेपरेट कर सकते हैं, थोड़े से एनर्जी सप्लाई करके सेपरेट कर सकते हैं. Due to which molecular solids have low melting point, क्यों low melting point है? क्योंकि molecules are held together by weak intermolecular force of attraction. इसके बाद
metallic solids. Metallic solids are made up of atoms of metals. जानते हैं पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट मेटालिक है, कुछ नॉन मेटालिक है और कुछ इंटरमीडिएट मेटलॉइड्स हैं. तो मेटालिक सॉलिड्स मेटल के एटम से कंपोज होगा और यहाँ पे एटम के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो मेटालिक बॉन्ड होगा. Atoms are held together by strong metallic bonds. Strong metallic bond. So due to presence of strong intermolecular force, strong metallic bonds, like ionic solids, metallic solids also have very high melting point. Have very high melting point. क्या वजह है melting point का? Strong metallic bond. तो उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और वो ज़्यादा एनर्जी हायर टेम्परेचर पे एक्वायर होगा. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के बेसिस पे हमने सॉलिड्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया. आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड. अब इसके बाद एक और छोटा सा टर्म को यहाँ पे हम पहले सीख लेते हैं. सिंगल क्रिस्टल एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ये दोनों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर आने वाला टर्म्स है. सिंगल क्रिस्टल एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स. अगर पूरे सॉलिड में, अगर इंटायर सॉलिड में एक ही पैटर्न प्रेजेंट हो, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा हो पूरे सॉलिड